हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं जो लेसन 10th क्लास का है 2.4। उसका नाम है एन एपिटोम ऑफ करेज। एपिटोम यानी क्या? एक मूर्तिमंत एग्जाम्पल जो करेज है। करेज वर्ड हमारे लिए फैमिलियर है। हम बोलते हैं कलर करेजफुल व्यक्ति है या फिर करेजियस बोलते हैं, करेज बोलते हैं, हमें करेज होता है। बहुत सारे बात जो है हम करेज की करते हैं, लेकिन करेज क्या है, करेज किस लिए चाहिए, ये जो चीज़ है इस लेसन में से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, जिस किसी को भी ये लेसन समझ में आ गया वो जिंदगी में कभी नहीं रुकने वाला है। मैं बोलता हूं करेज किसके लिए चाहिए? तो सपना देखने के लिए करेज चाहिए। सपने कैसे? हमारे सोच के बाहर के सपने हमारे होने चाहिए। हमारे कैपेसिटी, आउट ऑफ आवर कैपेसिटी हमारे सपने होने चाहिए। और सपना ही देखना नहीं चाहिए, बल्कि उस सपने को सच करने की जो ताकत है वो ताकत हमारे में होनी चाहिए। उसके लिए हमें करेज चाहिए। देखो ये लेसन है, इस लेसन की शुरुआत एक बहुत बढ़िया चिट चाट एक सेंटेंस से किया गया है। हम क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछा गया तो हैंडीकैप कौन है, तो हम बोलते हैं जिसके बॉडी में डिसेबिलिटी है, मतलब किसी को पैर नहीं, किसी को हाथ नहीं, किसी को आंख नहीं है, किसी का माइंड जो है वो चलता नहीं है, तो उसको हम हैंडीकैप बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हैंडीकैप वो नहीं है। सेंटेंस क्या कहा गया है? हैंडीकैप्ड आर दोज हु रिफ्यूज टू टेक अप चैलेंजेस। जो डिसेबल्ड नहीं है, जो नहीं चल सकते, वो हैंडीकैप नहीं है। हैंडीकैप कौन है? जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, इवन विद ऑल देयर सेंसेस एंड फिजियोलॉजी इन परफेक्ट कंडीशन। मतलब फिजिकली आप परफेक्ट हो, इवन दो यू आर परफेक्ट फिजिकली एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, दैट मीन्स यू आर हैंडीकैप। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। आपको डिसाइड करना है कि आप हैंडीकैप हो या फिर फुलफिल पर्सन हो। अगर फुलफिल पर्सन हो तो अभी जस्ट उठ के खड़े रहना है और बोलना है यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। मेरा जो भी टारगेट है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, जो भी वॉट एवर जो भी आपने डिसाइड किया है जिंदगी बनने के लिए, उसके लिए एक बार जोर से उठ के बोलना चाहिए यस आई विल डू इट। उसके लिए भी करेज चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते, आई विल डू इट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप हैंडीकैप हो। हमारा सोच जो है, आप अगर सोचते नहीं हो, बड़ा टारगेट नहीं लेते हो, तो आपका सोच हैंडीकैप है दोस्तों। हमें हैंडीकैप नहीं बनना है। और ये सब करने के लिए, यस बोलने के लिए, उसके लिए करेज लगता है। आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, आज हम जो लेसन देखने वाले हैं, वो ऐसे व्यक्ति का लेसन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर हमारे में एक डिसेबिलिटी है तो उसका बहाना कर करके रोते रहते, क्या करूं, मुझे दिखाई नहीं देता, क्या करूं, मेरा एक हाथ नहीं है, क्या करूं, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे स्टडी करने को टाइम नहीं मिलता, मेरा घर का कंडीशन अच्छा नहीं है, मेरे पिताजी हमें स्टडी, रीजंस बोलते रहते हैं। एक छोटा सा रीजन है, उसके ऊपर हम बार बार हैमरिंग करते रहते हैं और जिंदगी भर उस रीजन को कोसते रहते हैं। दोस्तों रीजन कुछ भी हो, कंडीशन कोई भी हो, आप अगर यहां से बोले ना कि मैं बन सकता हूं, तो आप डेफिनेटली बन सकते हो। सर्कमस्टेंसेस कुछ मायने नहीं रखता। आप अगर रोने बहानासाइटिस अगर करोगे तो जिंदगी भर आप बहानासाइटिस करते रहोगे। बहानासाइटिस एक बहुत बड़ा डिसीज है। अगर वो डिसीज से बाहर आना है तो कोई भी रीजन हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी कंडीशन है, उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए हमें 100 और डेडिकेशन के साथ लड़ना पड़ेगा, तो ही हम बाहर आ सकते। देखो बहुत सारे मार्केट में एग्जांपल है। इतिहास आपको सिखाता है कि इंसान कौन सक्सेस हुआ है जो स्ट्रगल किया है जिंदगी में, जिसकी पॉजिटिव सोच है, जिसने अपने विचारों को सही दिशा दिया है, वही हमारे जिंदगी में सक्सेस बन सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता। तो ये लेसन सीखने के बाद आपको अगर यहां से लगा कि यस सर मैं बन सकता हूं, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो। अगर ये लेसन सुनने के बाद आपके मन में कचर मचर नहीं हुआ, तो समझ लेना देयर इज अ फॉल्ट इन योर माइंड। कुछ तो भी फॉल्ट है।
क्योंकि लेसन ऐसा है दोस्तों कि बिल्कुल आपको अंदर से शेक कर देगा, बिल्कुल हिला देगा आपको, और आपको दिल में से आवाज आएगी कि यार डिसेबल पर्सन, जो इंसान चेयर पर बॉडी का एक पार्ट भी काम नहीं कर सकता वो व्यक्ति कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे तो पूरे बॉडी जो है, पूरे बॉडी काम कर रहे हैं। उनकी सोच देखो, उनकी सोच देखो, उनका काम करने का ढंग देखो। उसके बाद में सक्सेस पर्सन का जो है ना, उसको उसके फुटप्रिंट पे हमें पैर पे पैर रख के हमें चलना पड़ेगा, तभी हम, अगर वो 11 घंटे पढ़ाई कर चुके तो हमें 13 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम सक्सेस हो जाते। चलो हम लेसन की शुरुआत करते हैं। We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps. We often, हम क्या करते हैं, हम हमेशा we often tend to hide up behind, हमारी जो वीकनेसेस है, हमारी जो डिसेबिलिटीज है, हमारे जो हैंडीकैप्स है, हम छुपाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू हाइड इट और मोन ओवर देम अवर होल लाइफ थ्रू, और उसके ऊपर रोते रहते, क्या करूं, मैं भी टॉप, मैं भी आईएएस बन सकता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे। मैं भी आईएएस बन सकता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली नहीं भेजे। हम रोते रहते, लेकिन देखा गया है जो विलेज में रह चुका है वो भी आईएएस बना है, बराबर है। और हमें आदत पड़ गई है रोने की, अगर हम रोते रहेंगे ना तो जिंदगी भर रोते रहेंगे। लेकिन सभी जो है, सभी अगर प्रॉब्लम्स को भूल के देखो, मैं एक चीज बताता हूं, एक सीधा एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अभी जो है, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका हाथ आपको सामने लेना है, ऐसा सामने लेना है, और इसमें से मुझे देखने की कोशिश करना है। आपके सामने सा मोबाइल रखो, आप जिसमें भी मेरा वीडियो देख रहे हो ये मोबाइल रखो, और आपको क्या करना है, ये जो उंगलियां है, ये जो हाथ है, इसमें से मुझे देखना है और बताना है कि अभी क्या दिख रहा है, बराबर है। आपको वीडियो में मैं दिख रहा हूं, अभी क्या करो, इस हाथ को देखो, ये जो बैक साइड जो है ना, इस हाथ को देखो और बताओ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अभी मैं नहीं दिख रहा हूं, मैं जो थोड़ा डिम दिख रहा हूं, लेकिन आपको ये हाथ दिख रहा है। ये हाथ यानी क्या, ये हाथ यानी आपके प्रॉब्लम्स। If you are focusing on this hand, these are the problems of you. If you are focusing on your problems, you can't see your target. You have to decide where you have to see, whether you have to see, whether you want to see here or there. आपको फोकस टारगेट पे करना है या फिर ये प्रॉब्लम्स को करना है। ये प्रॉब्लम्स को देखोगे तो ये प्रॉब्लम्स दिखेंगे, बढ़ के दिखेंगे। अगर आप टारगेट को देखोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे। देखो प्रैक्टिकल करके, मुझे देखो, उस मोबाइल को देखो जिस मोबाइल पे आप देख रहे हो, तो उस मोबाइल को देखने के बाद ये आपको नहीं दिखेगा, ये आपको धुंधला दिखेगा। सो यू हैव टू थिंक ओवर इट। आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या, किस पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे। अगर प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे, जिंदगी भर प्रॉब्लम्स के ऊपर रोते रहोगे। लेकिन आप अगर अपने टारगेट के ऊपर देखोगे, ये प्रॉब्लम मायने नहीं, ये प्रॉब्लम के छोटे छोटे टेस्ट है, ओरल टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है। आप तो यूनिट टेस्ट, ओरल टेस्ट इजीली क्रॉस कर सकोगे ना। लेकिन आप अगर सोचते बैठोगे अरे टेस्ट है, अरे टेस्ट है, क्या करोगे, तो डर पैदा होगा। तो टेस्ट आप इजीली कॉन्फिडेंटली जाओ, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम नाम का कोई चीज ही नहीं होता, यू डोंट थिंक अबाउट इट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जो अनसॉल्व है, लेकिन जो सॉल्व कर सकते हैं उसको प्रॉब्लम्स नहीं बोलते। तो मुझे एक ही बताना है दोस्तों, जो भी आपके डिसेबिलिटीज है, डोंट फोकस ऑन इट। किससे फोकस करना है, आपके टारगेट पे फोकस करना है, रोते नहीं बैठना है जिंदगी को। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो इस सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट, सेंचुरी यानी कितना पीरियड, 100 इयर्स के पीरियड में सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना गया है। Did not do so in spite of suffering from a very rare and dreaded disease. देखो ग्रेटेस्ट, मैं क्या बता रहा हूं, एक बात ध्यान में रखो, सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था, लेकिन वह बहुत डेंजर ऐसे बीमारी से परेशान था, वो ग्रासित था, बहुत बड़ी बीमारी थी। डॉक्टर हॉकिंस कंटिन्यू हिज रिसर्च अनडाउंटेड मीन्स फियरलेस, बिल्कुल बिना डर के मारे। हमें छोटा प्रॉब्लम हो गया था, हम रोते रहते हैं, रीजन बोलते रहते, मम्मी आज माझा पोट दुखायला मी अभ्यास करत नाही, पप्पा आज माझं पोट दुखायला मी अभ्यास करत नाही, उद्याचा परीक्षेचं मला सांगायचं नाही, रीजन देखो। लेकिन इसकी पूरी बॉडी
पूरी बॉडी में उसका डिसीज था, लेकिन वो फियरलेस था और बिना डरे हुए अपना जो रिसर्च चालू रखा और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो है ना वह बन के बताया। हिज एक्सेम्पलरी करेज शुड इंस्पायर अस टू डू आवर बेस्ट। और उसका जो करेज है, उसका करेज हमें सिखाता है कि सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, आप कहीं से भी हो, ट्राइबल से हो या फिर विलेज से हो या फिर सिटी से हो, कहीं से भी हो, कोई भी सर्कमस्टेंस परिस्थितियां हो, उसमें से हमें बाहर निकलने का करेज जो है ये लेसन हमें देता है। ये जो एग्जाम्पल है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का, ये एग्जाम्पल पे से आपने को सीखने को मिलेगा कि करेज क्या होता है दोस्तों। और जो करेजफुल होता है ना वो किसी से डरता नहीं है। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो, जो गैलीलियो जो है था वह बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था। गैलीलियो जो था वह बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था। और आफ्टर द डेथ 100 ईयर्स के बाद एक इंसान का जन्म हुआ, उसका नाम था डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस। वॉज बॉर्न इन ऑक्सफोर्ड लंदन। ऑक्सफोर्ड जो लंदन में है, यहां पे उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? हमारे स्टीफन हॉकिंस का। स्टीफन हॉकिंस का जो है उनका जन्म हुआ था। ओके, कभी8 जनवरी 1942 को, 8 जन 1942 को जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? हमारे डॉक्टर स्टीफन का जन्म हुआ है लंदन में। लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो। अभी लिटिल जो यूज किया गया है यहाँ पे, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, ये जो दो वर्ड्स होता है, लिटिल यानी क्या? नहीं के बराबर, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अ लिटिल। ठीक है, लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दैट वन डे देयर लिटिल बॉय would be hailed as one of the great scientists of this century। जब उसका पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद अपने पिताजी को मालूम होता है कि ये बच्चा क्या बनने वाला है। उनके भी पिताजी को मालूम नहीं था, उनके भी माताजी के पेरेंट्स को मालूम नहीं था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया में अपना नाम जो है वह लहराएगा और ग्रेट साइंटिस्ट बनेगा। neither could anybody imagine that his mind would soar up to the space like that। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्चा जो बन गया है वो बच्चा कैसा बना है कि पूरे दुनिया को रोशन करेगा। more importantly none could predict that he would be the epitome of courage। और कोई बता सकता था क्या कि ये एग्जाम्पल, करेजफुल का एक एग्जाम्पल बन जाएगा? ऐसा कोई बता नहीं सकता था। करेज इज अ वंडरफुल थिंग। करेज क्या है? वंडरफुल थिंग है जो सब में होता है, सभी में करेज होता है। अब ये सेंटेंस है, उसका आप क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। कैसा बनोगे? देखो, करेज इज अ वंडरफुल थिंग। करेज is a wonderful thing। अब इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मुझे करना है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम व्हाट और हाउ का यूज करते हैं। फिर व्हाट का यूज कब करना है? जब सेंटेंस में ए और एन आएगा तभी व्हाट का यूज करना है। फिर यहाँ पे ए है, आर्टिकल है, इसलिए मैं व्हाट का यूज करता हूं। व्हाट के बाद क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो भी है वो लिखना है। लेकिन जो एग्जैजरेटेड वर्ड है, ट्रिमेंडियसली वगैरह जो होता है, वेरी होता है, उसको हम निकाल देते हैं। ओके, फिर इसमें कोई ऐसा नहीं है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग करेज इज, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसको अंडरलाइन करना है और लिखना है। इट इज दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट। ये वंडरफुल, ये जो करेज है, ये क्वालिटी है हमारे में, ये एक क्वालिटी है। और ये क्वालिटी हमें क्या करता है कि नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस द ग्रेट कैलेमिटी। हमारी जिंदगी में जो कैलेमिटी आती है, खराब परिस्थिति आती है, उसमें जीतने की जो है प्रेरणा जो देती है, हमारे में जो करेज होता है ना, वो करेज देता है। इट वुड नॉट बी द एन एग्जैजरेट टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी। और ऐसा बोलने के लिए कोई एग्जैजरेशन यानी
बड़प्पन नहीं होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग है जो है वह कॉस्मोलॉजी का, कॉस्मोलॉजी यानी क्या होता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी इज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। ये कॉस्मोलॉजी में है करेज जो है, करेज जो नॉन लिविंग थिंग है, अगर उसका पर्सोनिफिकेशन किया जाए, पर्सोनिफिकेशन हम कब करते हैं, जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का हम दर्जा देते हैं। अब ये करेज नॉन लिविंग थिंग है, ये करेज को हम किसके कंपैरिजन करें, किसके साथ करें, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के साथ। फिर ये डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को, ये करेज को अगर डॉक्टर स्टीफन का नाम दे तो ये कोई, इसमें कोई एग्जैगरेट बात नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया यहाँ पे वो कैसे कितना करेजफुल थे, इन्होंने बताया है। आपको मोर डिटेल में जाना है तो आप उसका, उनका बुक है, वो बुक पढ़ सकते हो। ओके, सो expect his mind, his whole body is bound to the wheelchair। अब करेज क्यों उसे पर्सोनिफाई क्यों क्यों किया जा रहा है, करेज को पर्सोनिफाई क्यों किया जा रहा है, करेज को नाम डॉक्टर स्टीफन को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि देखो एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड टू द व्हीलचेयर, उसकी पूरी बॉडी जो है व्हीलचेयर को बाइंड करके था। Thanks to a cruel cure of fate, he is one of the great scientists। अब देखो जो व्यक्ति कंप्लीट चेयर से बंधा है, उसका खाली बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो ग्रेट साइंटिस्ट कैसा बन सकता है? इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? इज इट पॉसिबल टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी? नो। अगर उसके जगह, उनके जगह दूसरा कोई होता तो वो सोच भी नहीं सकता था, रोते मम्मी पापा रोते रोते वह जान गंवा देता था, लेकिन इसने रोया नहीं। इन्होंने एक ही सोचा कि मेरी जो बॉडी है, मेरा कुछ तो भी दुनिया को मैं कुछ तो भी दूं, कुछ तो भी दे सकूं, इसीलिए मैं बना हूं। और उन्होंने देने की कोशिश की, और उसकी सोच देखो, उसकी सोच जो थी कि उसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। एंड एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर। अभी देखो जब टीनेजर जो होता है, टीनेजर यानी वो एज का पीरियड 13 से 18-19 साल का जो है एज होता है वो टीनेजर। वो टीनेजर में जब पढ़ रहा था एक नॉर्मल बच्चे जैसा था, जैसा आप मैं जैसा टीनेजर में थे वैसा ही वह था। फुल ऑफ मिस्चीफ एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। तो देखो वो मिस्चीफ भी करता था जैसा आप करते हो स्कूल में, धिंगाना करते हो वो भी धिंगाना करता था, मस्ती करते थे वो भी मस्ती करता था। और उसको जो सब्जेक्ट पसंद आते थे वो कौन सा? एक म्यूजिक और मैथमेटिक्स, म्यूजिक और एंड मैथमेटिक्स उसको बहुत पसंद आता था। इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, उसके फादर को लगता था कि मेरा जो बच्चा है वह मेडिसिन करे। ऐसा आपसे भी होता होगा, आप एक सेक्टर चूज करते होगे, आप एक फैकल्टी चूज करते होंगे, आपका पापा बोलते होंगे ये फैकल्टी नहीं बेटा, आपको ये फैकल्टी सूट होता है, वैसा होता है। फिर यहाँ पे वैसा हुआ है, स्टीफन को म्यूजिक अच्छा लगता था, मैथमेटिक्स अच्छा लगता था, उनके पिताजी को मेडिसिन अच्छा लगता था। लेकिन देखो क्या होता है, ही वॉज बेन्ड ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिर भी एवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी ऑफ मेडिसिन, उसके पिताजी उसे मेडिसिन की स्टडी देना चाहते थे, लेकिन उसका जो झुकता माफ है वह मैथमेटिक्स के तरफ था। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव कोर्स इन मैथमेटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड। अब तभी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वहां पे क्या था? डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स, वहां पे मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं था। दैट्स व्हाई ही चूज फिजिक्स फॉर हिज स्टडी। उसने क्या चूज किया? देखो ये तो चले गया और ये भी चले गया, क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे, तो उन्होंने फिजिक्स को अपना लाइटली स्टडी बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। एट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमसी यानी जो बेचैन उसे होने लगे। जब वो 17 साल का था, at his age of 17 years old, he felt that very clumsy, उसे बहुत clumsiness लगने लगा। and even fell down a couple of times for no reason, और couple of times मतलब बहुत बार जो है, कुछ टाइम जो है 2-3 बार वह नीचे भी अचानक गिर गया।
चलते चलते वह नीचे भी गिर गया। देर इज नो रीजन टू फॉलिंग, देर वॉज नो रीजन टू फॉलिंग डाउन, फिर भी वह गिर गया। दो परप्लेक्स्ड हिम, दिस परप्लेक्स्ड हिम एंड ही वेंट टू सी हिज डॉक्टर हु डायग्नोस्ड हिम एज सफरिंग फ्रॉम द एक्सट्रीमली रेयर डिसीज। फिर परप्लेक्स यानी क्या, ये वो कंफ्यूज हो गया और मैं क्यों गिर रहा हूँ, ऐसा मुझे क्लमसी क्यों लग रहा है। फिर उसके जो फैमिली डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर के पास चले जाता है और फैमिली डॉक्टर जब उसका डायग्नोसिस करते हैं और उस डायग्नोसिस में पता चलता है कि उसको रेयर डिसीज है और उस डिसीज का नाम ALS और LOU गेरिंग्स डिसीज दैट अफेक्ट्स नर्व सिस्टम को, अपना जो नर्व सिस्टम है उस नर्व सिस्टम को अफेक्ट करने वाली एक डिसीज थी, उस डिसीज को बोलते हैं ALS और LOQ। तो ये डिसीज से वह क्या था, सफर था। इवेंचुअली वीकनेस ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के मसल्स में वीकनेस आ जाता था। ओके, स्टीफन सेज दैट इवन एज चाइल्ड हिज मसल कोऑर्डिनेशन वाज नथिंग टू राइट होम अबाउट। तो उसका बॉडी में कोऑर्डिनेशन जो था, जैसा कि मैं बोलता हूं चलो मुझे कौन सा, ये जो उंगली है ये उंगली हिलाना है तो आई कैन मूव इट, मुझे जो लास्ट उंगली हिलाना है तो मैं इजीली हिला सकता हूं, मुझे थंब हिलाना है तो मैं इजीली हिला सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी पे, बॉडी के पार्ट्स पे पूरा कंट्रोल था। लेकिन उसके बॉडी के पार्ट्स पे, स्टीफन के बॉडी के पार्ट्स पे उसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। ओके, सो ही रिकलेक्ट्स दैट हिज हैंडराइटिंग वुड सेंड हिज टीचर इनटू द फिट ऑफ फ्रेज। फिट ये अनॉयंस जो था, वो तकलीफ देता था, किसके लिए? टीचर्स के लिए। उसका हैंडराइटिंग, अब उसकी कोई गलती नहीं थी, जब वो लिखता था वो ओबड़ दोबड़ लिखता था, लेकिन इसकी तकलीफ टीचर को चेक करने में होती थी। ओके, सो नॉर वॉज ही इनक्लेड टूवर्ड स्पोर्ट्स, नेवर, और इसी की वजह से वो कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, उसे खेलते ही नहीं आता था। नेवरदिलेस, नेवरदिलेस यानी ऐसा रहने के बावजूद भी, नेवरदिलेस यानी ऐसा रहने के बावजूद भी, दिस डिसीज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी अ सडन एक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राइज। इतना रहने के बाद भी एक सडन उसे एक सरप्राइज मिला, सडन शॉक था। वो शॉक था, क्या शॉक था, हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। ओके, इसके बाद जो भी आपके ग्रामर के सेंटेंस वगैरह हैं, ये क्लियर करने के लिए मैं ग्रामर का स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, तो आपको उस वीडियो को देखना है, पूरे कंसेप्ट क्लियर करना है, स्टेप बाय स्टेप। देखो, हम फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे